बच्चों, आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम आपतित प्रकाश, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करा सके, की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का विचरण पढ़ेंगे। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का विचरण मिल्टन ने भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही प्लेट पर डालकर प्रकाश की आवृत्ति व निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचा, और यह ग्राफ एक सरल रेखा होती है। मिल्टन ने विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश सुग्राही प्लेट पर डालकर आवृत्ति व निरोधी विभव के बीच ग्राफ मिल्टन विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश सुग्राही प्लेट पर डालकर आवृत्ति व निरोधी विभव के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त किया। खींचा। ये देखिए चित्र है, ये ग्राफ है। ये आवृत्ति है, यह निरोधी विभव V0 है, मूल बिंदु है। ठीक, इस ग्राफ पर ये बिंदु है A, B, C, ये कोण मान लीजिए थीटा है। ठीक, इस ढंग से ये ग्राफ उन्होंने खींचा, जो एक सरल रेखा प्राप्त हुई। क्लियर? ऐसा ग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये न्यू 0 है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे आप जान गए, कैसे उन्होंने समझ लिया कि ये सरल रेखा है। तो अभी जब हम इसे हल करेंगे तो हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए, अभी हल करके आपको दिखाते हैं। ठीक, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस न्यू जीरो, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक, यदि फोटॉन की अधिकतम चाल v जीरो हो v मैक्स हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा यदि फोटॉन का निरोधी विभव, यदि फोटॉन का निरोधी विभव या ऐसा आप कहिए कि चूंकि निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, अर्थात निरोधी विभव से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का पता चलता है। ठीक, तो यदि निरोधी विभव v जीरो हो तो फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल ई वी जीरो, इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना से देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। ई वी जीरो इक्वल एच न्यू माइनस न्यू जीरो, यहाँ से वी जीरो इक्वल एच अपान ई न्यू माइनस एच अपान ई न्यू जीरो। ठीक, वी जीरो इक्वल एच अपान ई न्यू माइनस एच अपान न्यू जीरो, ई का जो गुणा था उसको हमने पक्षांतर किया, भाग हो गया, तो इस ढंग से ये आया। इसको हम समीकरण 3 कह रहे हैं। यह एक सरल रेखा है, ठीक, जिसकी ढाल समीकरण 3 एक सरल रेखा है। इसीलिए मिल्टन ने कहा कि निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ सदैव सरल रेखा होती है। ठीक, यह एक सरल रेखा है जिसकी ढाल
tan थीटा बराबर सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दीजिए तो ढाल m बराबर h अपानी बराबर tan थीटा। अब आपके इस समकोण त्रिभुज से tan थीटा लंब BC और बटे आधार AC, यहाँ से आपको h का मान मिलेगा BC अपान AC इंटू E। इस ढंग से इस विचरण वक्र से हम प्लांक नियतांक h का मान निकाल सकते हैं। यह समीकरण 4। ठीक, तो आइए अब पढ़ते हैं फोटानों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण, फोटानों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण। दूसरी टॉपिक है फोटानों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण। Some important characteristics of photons। Some important characteristics of photon। ध्यान दीजिए, किसी स्रोत से विकिरण फोटानों के रूप में उत्सर्जित होकर एक सरल रेखा में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने कहा किसी स्रोत से विकिरण फोटानों के रूप में उत्सर्जित होकर एक सरल रेखा में प्रकाश के वेग से चलते हैं। तीन गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं। ठीक, समान तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के संगत उत्सर्जित सभी फोटानों की ऊर्जा समान होती है। समान तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के संगत
उत्सर्जित सभी फोटॉनों की ऊर्जा E इक्वल एच न्यू सदैव समान होती है। तीसरा अभिलक्षण है फोटॉनों का कि एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटॉनों का वेग समान होता है। एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटॉनों का वेग C बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड सदैव समान होता है। जब फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलते हैं तो आवृत्ति नहीं बदलती है, किंतु तरंग दैर्घ्य बदलने से वेग बदल जाता है। जब फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती, किंतु तरंग दैर्घ्य बदलने से वेग बदल जाता है।
फोटान की तीव्रता h का पूर्ण गुणज होती है। फोटान की तीव्रता I बराबर nhν का पूर्ण गुणज होती है। nhν का पूर्ण गुणज होती है। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nhν, जहां n प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या है। ठीक, अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी है कि फोटॉनों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। और अगली प्रॉपर्टी है फोटॉनों का द्रव्यमान इसकी गति के कारण होता है, इसीलिए हम इसे गतिक द्रव्यमान कहते हैं। फोटॉनों का द्रव्यमान इसकी गति के कारण होता है। अतः फोटॉन का गतिक द्रव्यमान m बराबर hν/c², h/c² और न्यू की जगह होता है c/λ। देखिए c से कट गया तो आ गया h/c⁻। वह फोटॉन का संवेग P बराबर mc। देखिए m ये है, मान रख दिया जाए h/c⁻ इंटू c से कट गया तो आ गया h/λ। ठीक। विद्युतीय रूप से यह एक उदासीन कण है। देखिए गामा फोटॉन इक्वल
इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन ठीक। इसीलिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में यह विक्षिप्त नहीं होता है। यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षिप्त नहीं होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखिए, जब फोटॉन उपपरमाणुवीय कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ठीक, का संघट्य इलास्टिक कोलिजन होता है, माने प्रत्यास्थ संघट्य होता है। फोटॉनों का उपपरमाणुवीय कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, का संघट्य प्रत्यास्थ होता है। अर्थात संघट्य के पश्चात निकाय की कुल ऊर्जा व संवेग नियत रहता है। निकाय की कुल ऊर्जा व संवेग नियत रहता है। किंतु फोटॉनों की संख्या बदल सकती है। क्योंकि इस क्रिया में कुछ फोटॉन अवशोषित होते हैं तथा कुछ फोटॉन उत्पन्न होते हैं। आपसे बताया गया कि फोटॉनों का संघट्य प्रत्यास्थ होता है, अर्थात इसमें निकाय की कुल ऊर्जा व संवेग नियत रहता है। किंतु फोटॉनों की संख्या नियत रहे ऐसा संभव नहीं,
क्योंकि इस क्रिया में कुछ फोटानों का अवशोषण होता है तथा कुछ नए फोटान उत्पन्न होते हैं। प्लांक के अनुसार स्रोत से फोटानों का उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं। ये 10वीं कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखिए। प्लांक के अनुसार स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के विविक्त छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। ये प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलते हैं। ठीक आइंस्टीन के अनुसार फोटान कण के रूप में उत्सर्जित होकर निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं। अंश में आर्थर हेनरी कॉम्पटन के अनुसार फोटान कण के रूप में उत्पन्न होते हैं, कण के रूप में ही रहते हैं और समाप्त होते समय भी अपनी कण की प्रकृति बनाए रखते हैं। फोटान कण के रूप में
उत्पन्न होते हैं। कण के रूप में रहते हैं तथा समाप्त होते समय अपनी कण प्रकृति को बनाए रहते हैं। ठीक इस प्रकार हमने फोटॉन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को बताया। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति, द्रव्य तरंगें तथा कणों की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति द्रव्य तरंगें कणों की तरंग प्रकृति। वेव नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों का यह मत था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है।
सन 1873 ईस्वी में मैक्सवेल ने एक सुझाव दिया कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं। 1973 में मैक्सवेल बताया कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जो निर्वात में प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। ये तरंगें ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन तथा अन्य मूलभूत अभिलक्षणों की व्याख्या सफलतापूर्वक की है। ये तरंगें प्रकाश के सभी ज्ञात अभिलक्षणों की व्याख्या प्रकाश के तरंग रूप के आधार पर की है। ठीक, आपसे हमने बताया कि ये तरंगें प्रकाश के अधिकांश अभिलक्षण जैसे ऋजुरेखीय संचरण मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन, अपवर्तन और अन्य मूलभूत अभिलक्षणों की व्याख्या सफलतापूर्वक किया। ये तरंगें प्रकाश के अधिकांश ज्ञात अभिलक्षणों की व्याख्या प्रकाश के तरंग रूप के आधार पर कर सकती हैं। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में अन्य नियमों की खोज का विचार छोड़ दिया। माने वो सहमत हो गए कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में अन्य नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हो जाने पर वैज्ञानिकों का मत असत्य हो गया। कौन सा मत? कि भाई ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है। यह मत अब उन लोगों का असत्य हो गया। सन 1900 में प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। हम लोग पढ़े हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन, ठीक, स्रोत से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के विविक्त छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा
संगत विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, ई प्रोपोर्शनल न्यू या ई इक्वल एच न्यू, जहाँ एच प्लांक नियतांक है। यह ऊर्जा एच न्यू का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात एच न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 न्यू इत्यादि। इसके बीच में फोटॉन की ऊर्जा नहीं हो सकती। बाद में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार फोटॉन का संवेग p बराबर h बटे लैम्ब्डा ज्ञात किया गया। इस प्रकार फोटॉन में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है, अर्थात फोटॉन को कण से संबद्ध किया जा सकता है। ठीक, यह फोटॉन अथवा क्वांटा को कण से संबद्ध किया जा सकता है और इसी कण को हम फोटॉन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लें, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटॉन का संवेग p बराबर h बटे लैम्ब्डा होता है। अतः फोटॉन में ऊर्जा और संवेग दोनों होने के कारण हम क्वांटा को कण से संबद्ध कर सकते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश के इस कण प्रकृति को सन 1927 में और सन 1924 में फोटॉन की इस कण प्रकृति को सन 1924 में आर्थर हेनरी कॉम्पटन ने अपने इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग में पुष्ट किया। फिर से सुन लें, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटॉन का संवेग h बटे लैम्ब्डा होता है। इस प्रकार फोटॉन में ऊर्जा व संवेग दोनों होने के कारण प्रकाश के क्वांटा को कण से संबद्ध किया जा सकता है। इसी को हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश की इस कण प्रकृति की पुष्टि 1924 में एच कॉम्पटन ने इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग में इसकी पुष्टि किया। ठीक, इस कण प्रकृति की पुष्टि कॉम्पटन ने इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में इसकी पुष्टि किया। ठीक, अब हमको पढ़ना है द्रव्य तरंगे, कणों की तरंग प्रकृति। आप ध्यान दीजिए, प्रकाश की बहुत सी घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव की व्याख्या हम प्रकाश के कण रूप में कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की कुछ और घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर होती है। इस प्रकार प्रकाश में कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों होती है।
इसे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये सब तो हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं। क्लियर? फिर से एक बार सुन लें। हमको द्रव्य तरंगे पढ़ना है। कणों की तरंग प्रकृति पढ़नी है। इसको हम ऊपर लिखे भी हैं। आपसे कहा गया कि प्रकाश की बहुत सी घटनाएं, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव को हम प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की अन्य घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जाती है। इस प्रकार प्रकाश में कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों होती है। इसे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसको हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। सन 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि गतिशील कण सदैव एक तरंग से संबंधित होते हैं। 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण सदैव एक तरंग से संबद्ध होते हैं। अर्थात कणों की गति के साथ सदैव तरंग विद्यमान रहती है। अर्थात फोटॉन में तरंग के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, डी ब्रोगली की इस अभिधारणा को हम द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। डी ब्रोगली की इस अभिधारणा को द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति ड्यूअल नेचर कहते हैं। इस प्रकार
प्रकाश में भी द्वैत प्रतीत होती है और द्रव्य कण में भी द्वैत प्रतीत होती है। द्विबोगली ने बताया कि जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा फोटॉन गतिशील होते हैं तो वह सदैव तरंगों के रूप में होते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन गतिशील होते हैं तो तरंगों के रूप में होते हैं। ठीक, तरंगों के रूप में होते हैं। अब द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति, ठीक, माने कण की इस तरंग प्रकृति को सन 1927 ईस्वी में आपने ये देखा कि इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक, ये देखिए द्विबोगली के अनुसार जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन गतिशील होते हैं तो वह तरंगों के रूप में होते हैं। ठीक, इन तरंगों को हम द्रव्य तरंगे अथवा द्विबोगली तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा द्विबोगली तरंगे कहते हैं। तथा इसकी तरंगदैर्घ्य को द्विबोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक, इसकी तरंगदैर्घ्य को हम द्विबोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो कण की इस तरंग प्रकृति को अभी थोड़ी देर पहले हमने बताना चाहा कि कण की इस तरंग प्रकृति को सन 1927 में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोगों के आधार पर पुष्ट किया। कण की तरंग प्रकृति की पुष्टि 1927 में
अमेरिकी वैज्ञानिक डेविसन जर्मन ने अपने प्रयोगों के आधार पर किया। 1928 में जीपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तन के रूप में सिद्ध किया। 1928 में जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। ठीक, 1928 में जीपी थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक पढ़ा जाए। यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए सब मिटा दे रहे हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, आइए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल mc², समीकरण 1, व फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल
एच न्यू समीकरण 2, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं बराबर हो जाएंगे। एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू अथवा एम इक्वल एच न्यू बाई सी स्क्वायर। पुनः फोटॉन का संवेग P इक्वल, आप पढ़े हैं, द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू सी। ऊपर से m का मान एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी। देखिए एक सी से कट गया, ये हो गया एच न्यू बाई सी। चूंकि न्यू इक्वल सी ओवर लैम्डा, इसलिए P इक्वल एच बाई सी इंटू न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा, सी से कट गया, ये आ गया एच अपान लैम्डा। अथवा यहाँ से लैम्डा इक्वल एच अपान पी, लैम्डा इक्वल एच अपान पी। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, चूंकि संवेग P कण से संबद्ध होता है तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग से संबद्ध होती है, अतः यह समीकरण कण की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवेग P कण से तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग से संबद्ध है, अतः यह समीकरण कण की द्वैत प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक, गतिमान द्रव्य कण का संवेग, गतिमान द्रव्य कण का संवेग P बराबर m इंटू वी, ये है समीकरण 4। इसलिए कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटे पी, और पी का मान यही एम वी। ये हो गया समीकरण 5। यही दी बोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक है। ठीक,
अब द्रव्य तरंगों के गुण पढ़ेंगे। द्रव्य तरंगों के गुण। देखिए पहला गुण, इसी सूत्र से लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। इसका मतलब कि हल्के कण से बद्ध तरंग दैर्घ्य उच्च होती है। देखिए यम कम है तो लैम्डा अधिक। हल्के द्रव्य कण से बद्ध तरंग दैर्घ्य उच्च होती है। ठीक, ये हो गया। दूसरा गुण देखिए, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v। इसका मतलब धीमे गति से चलने वाले द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य उच्च होती है। धीमे गतिशील कण से बद्ध लैम्डा उच्च होती है। ठीक, तीसरा गुण आप देखिए, चूंकि लैम्डा बराबर h/mv में कहीं आवेश नहीं है, अर्थात यह द्रव्य तरंगें आवेश से रहित होती हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। इसी से ही संबंध है चौथे गुण का। चौथा गुण क्या है? द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। चूंकि जब ये आवेश नहीं है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी नहीं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे तो त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। जब इसमें आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब आइए इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के इक्वल हाफ mv², अथवा यम का दोनों ओर गुणा कर दें तो यम के इक्वल हाफ m²v², अथवा 2m के इक्वल m²v², अथवा √2m के इक्वल mv। ठीक, mv का यही मान समीकरण 5 में रख दें। इसलिए लैम्ब्डा बराबर h/√2m के, यह समीकरण 6 हो गया। पुनः यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट विभवांतर द्वारा यदि मिटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित गतिज ऊर्जा या ऊर्जा के इक्वल E/V, ये समीकरण 7 हो गया। अब समीकरण 6 तथा 7 से लैम्ब्डा इक्वल h/√2m EV, ये आ गया। यह समीकरण 8 हो गया। अब हम यहाँ सभी ज्ञात मानों को रख दें जो हमें पता हो, या लैम्ब्डा इक्वल h का मान हमें याद है 6.23 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड अपान √2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻19, ठीक, कूलम गुणे V। इन्हें हल करने पर ये आता है करणी में 150/V। ये जब हल होता है तो आता है 12.27/करणी में V इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य है इतना एंगस्ट्रॉम आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। इलेक्ट्रॉन की द्विभोगली तरंग दैर्घ्य 12.27/करणी में भी एंगस्ट्रॉम होती है। धन्यवाद।